इस वीडियो में हम चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एग्जाम्पल नंबर 6.5 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताना है कि एक क्लोज लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, उसके नॉर्थ साउथ पोल्स के बीच में परमानेंट मैग्नेट्स हैं दो, उनके बीच में रखा गया है और स्टेशनरी रखा जा रहा है। तो क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, ये हमें बताना है। अगर हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करें तो क्या वहाँ पर करंट जनरेट हो सकता है। तो बच्चों हम ये पढ़ चुके हैं कि इंड्यूस्ड करंट या करंट तब जनरेट होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो वहाँ पर करंट जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पर तो भले ही मैग्नेटिक फील्ड हमने स्ट्रॉन्ग ली हुई है, लेकिन जो लूप है वो तो स्टेशनरी है। तो जब लूप स्टेशनरी है तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, मींस उससे पास होने वाली लाइंस का नंबर जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट में हमें ये बताना है कि एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक लूप को रखा जा रहा है, तो क्या उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। और इसके लिए हमें दो केसेस दिए हुए हैं कि इस तरह से प्लेट रखी हुई है, कैपेसिटर की प्लेट्स, और इनके बीच में लूप को ऐसे रखा गया है कि ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस तरीके से। सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है और इधर वाली ये प्लेट नेगेटिव है, तो ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो लूप को इस तरीके से रखा गया है, ये ऐसे है ये लूप, जो लाइंस हैं उनके परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे पास हो रही हैं। तो अब हमें ये बताना है कि जब लूप को प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली ऐसे रखा हुआ है तो क्या वहाँ पर करंट इंड्यूस्ड होगा। और एक बार जब ये लूप इस तरीके से रखा गया है कि पार्शियली आउटसाइड द प्लेट्स है, मींस हाफ पार्ट इस लूप का इनसाइड द प्लेट्स आ रहा है और हाफ पार्ट बाहर है, तो हमें ये बताना है कि क्या इस टाइम पर इस पोजीशन में इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर जनरेट होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें कैपेसिटर गिवन है और कैपेसिटर में हमें ये भी गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड से तो इंड्यूस करंट जनरेट होता नहीं है, वो तो जनरेट होता है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड बन ही नहीं रही है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, तो इसलिए यहाँ पर कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं जनरेट होने वाला। तो आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका सी पार्ट। बच्चों सी पार्ट में हम यहाँ दो डायग्राम्स देख सकते हैं। हमें ये बताना है कि कौन से डायग्राम के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट। इन दोनों में से किस केस के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कांस्टेंट माना जा सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं रेक्टेंगुलर लूप है, यहाँ सर्कुलर लूप है, दोनों ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। बच्चों तो हमें यहाँ पर चेक करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ को। इंड्यूस्ड ईएमएफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जिस केस में इक्वल टाइम में फ्लक्स में इक्वल चेंज होगा उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कांस्टेंट रहेगा। तो हम यही चेक कर लेते हैं कि कौन से केस में इक्वल टाइम में फ्लक्स में इक्वल चेंज आएगा। तो यहाँ केस फर्स्ट में हम देख रहे हैं जहाँ रेक्टेंगुलर लूप है कि इस लूप को अगर हम इस तरीके से मूव कराते हैं तो सपोज कुछ एक पार्ट इस तरीके से ये मूव करके बाहर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से, और फिर उतने ही टाइम में फिर से उतना ही पार्ट मूव करके बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी हमें कांस्टेंट गिवन है। तो इक्वल टाइम में इक्वल पार्ट जो है वो मूव कर रहा है। जैसे कि पहले ये यहाँ पर है और इसको थोड़ा हमने आगे मूव कराया, फिर इस तरह से मूव कराया, तो आप देख रहे हैं कि पहले इतना पार्ट है, फिर और मूव किया ये पार्ट है, फिर और मूव किया तो ये पार्ट है। मींस यहाँ पर ये जो शेप है जो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है वो सिमिलर है हर बार, कि एक बार इस तरीके से है एक बार इस तरीके से, तो इक्वल टाइम में इक्वल पार्ट इसका मूव कर रहा है। मींस जो फ्लक्स में चेंज आएगा वो भी इक्वल रहेगा फॉर अ फिक्स टाइम। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मींस फॉर रेक्टेंगुलर लूप। और ऐसा किस लिए होगा, इसकी शेप की वजह से।
यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है ये सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप को जब मूव कराएंगे और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लाएंगे तो इनिशियली थोड़ा सा पार्ट इसका बाहर आएगा इस तरीके से। जब ये और थोड़ा मूव करेगा तो जो पार्ट मूव करके आया, अब उसका एरिया और इसके एरिया में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि अब इतना पार्ट आ जाएगा बाहर। इस तरह से और आगे मूव कराएंगे तो और ज़्यादा पार्ट इस तरीके से बाहर आएगा कि यहाँ तक का पार्ट इसका मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गया है। तो फ्लक्स में चेंज तो हो रहा है, लेकिन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया मूव नहीं कर रहा है इसकी तरह से। तो इक्वल टाइम में अनइक्वल एरिया मूव करता है। मीन्स जो लिंक्ड फ्लक्स है उसमें चेंज कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस केस में कांस्टेंट नहीं रहेगा, इस केस में कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं डी पार्ट। बच्चों डी पार्ट में हमें ये डायग्राम गिवन है। यहाँ पर दो मैग्नेट्स हैं, उनके पोल्स मेंशन किए हुए हैं। एक ये लूप है जिसमें एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, कैपेसिटर की प्लेट्स हैं ये ए और बी। हमें इन प्लेट्स की पोलरिटी बतानी है। कैपेसिटर की प्लेट्स में हमें पता है एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिस टाइम पर चार्ज कैपेसिटर बोला जाए तो उस टाइम पर। तो यहाँ पर हम इसे बताएंगे इस लूप में करंट की हेल्प से। तो कि इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, किसी एक साइड से देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। तो सबसे सही तरीका क्या है कि या तो आप लूप को लेफ्ट से देखिए या फिर आप लूप को राइट से देखिए। सपोज यहाँ पर हम इस लूप को राइट साइड से देख रहे हैं, तो राइट से जब हम देखेंगे तो इसका साउथ पोल मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लूप। और जब साउथ पोल किसी लूप की तरफ मूव करता है तो लूप में उस साइड करंट की डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज। ये आपको अच्छे से पता ही होगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। अगर नॉर्थ पोल को पास लाते हैं तो उस साइड लूप में करंट की डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर साउथ पोल को ऐसे दूर ले जाते हैं लूप से तो जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। पर यहाँ हमें क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि जो साउथ पोल है उसको लूप की तरफ मूव कराया जा रहा है। मीन्स अगर हम इस तरफ से देखें, राइट साइड से अगर हम देखें, तो जो लूप है, सपोज ये हमने ऐसे सर्कुलर लूप लिया हुआ है जिसमें कि एक साइड यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्टेड है कहीं, तो ये लूप हमारा इस तरीके से है बच्चों, आप देख सकते हैं ना। और ये साउथ पोल ऐसे इसके पास लाया जा रहा है। तो इस साइड जो डायरेक्शन होगी वो क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। मीन्स ये डायरेक्शन हो गई इंड्यूस्ड करंट की। तो अब इंड्यूस्ड की करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट इस डायरेक्शन में होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, मीन्स इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ये वाली हो गई। ये डायरेक्शन है करंट की। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये, तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जा रहे हैं, निकल रहे हैं इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन। तो अब इस प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है मीन्स नेगेटिव चार्ज जो है वो निकल रहा है, तो इसकी पोलरिटी क्या आ गई, पॉजिटिव। ठीक है, ये प्लेट कैसी हो गई, पॉजिटिव, क्योंकि इससे जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव कर गया है। और ये नेगेटिव है तो मीन्स इस पर कैसी पोलरिटी आ गई, माइनस। तो इस प्लेट पर चार्ज हो गया नेगेटिव। तो ए प्लेट पॉजिटिव आ गई और बी प्लेट नेगेटिव आ गई। और इसको हमने कैसे पता किया, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और एस पोल पास ला रहे हैं, इसलिए जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी इसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप सेम मेथड से इसको इस साइड से देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ए बी सी डी ये चारों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।